Detroit. I'm not worried, I'll follow report. You pop my head open like Tutor. Pop his head open like जब सी वॉरियर्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया तब उन्होंने रियलाइज़ करा कि पूरे 12 यूनिवर्स में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल से बैटल भी करी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उनकी मुलाकात जिरेन द ग्रे से भी हुई। जब तक गोकू ने अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं किया तब तक जिरेन ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। टूर्नामेंट ऑफ पावर इवेंट के बाद उनका सामना कुछ ऐसे बींग से होता है जो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हैं। जस्ट लाइक ब्रोली, ग्रेनोला और फ्रीज़ा, ये कुछ ना कुछ करके उन्हें सरपास करने में कामयाब हो जाते हैं। पर फिर हमारे हीरोज़ भी नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करते हैं, पहले से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फिर एक बार कमबैक मारते हैं और एक विलन को छोड़कर बाकी सबको नॉकआउट करने की स्ट्रेंथ इन लोगों ने अचीव कर ली है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है, वैसे इस कहानी की स्टार्टिंग ही होती है यूनिवर्स 6 से। यूनिवर्स 6 में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सारे ही लोग अपने काम में लग चुके हैं और यहाँ पर यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर एक गहरी नींद में चला गया है। और फिर हम देख पाते हैं वेडॉस को। वेडॉस यूनिवर्स 6 के प्लैनेट अर्थ पर इंजॉय कर रही थी स्मूथी को। वो कहती है मानना पड़ेगा, वीस ने काफ़ी काम का प्लैनेट ढूंढा है। इस खाने का टेस्ट वाकई में 1000 गुना अच्छा है बाकी प्लैनेट के टेस्टी फूड से, मानना तो पड़ेगा। क्योंकि अब यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर गहरी नींद में है तो फिर वेडॉस यहाँ पर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल कर रही थी क्योंकि अब उसे यहाँ पर पूरे यूनिवर्स 6 को ही एक्सप्लोर करना था। जब वो यूनिवर्स 6 में ट्रैवल कर रही थी तब वो ट्रैवल करते करते पहुँचती है प्लैनेट सडाला पर। प्लैनेट सडाला पर वो देखती है कि जो केल है वो अपनी लाइफ में लग चुकी है, मतलब कि वो एक एडवेंचरर थी। वो पूरे के पूरे प्लैनेट सडाला को घूमती और अगर उसे कुछ मिल जाता तो वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती और उसे सेल करती। वेडॉस नोटिस करती है कि केल का यहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई केल जितना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ठीक से हो ही नहीं सकती। इस एक रीज़न की वजह से ये बस एक मैसिव पोटेंशियल का वेस्ट है और कुछ भी नहीं। कलिफ्ला और काबा, इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिला और ये जो चेंज था ये सीरियसली वेडॉस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गया। मतलब कि जितने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया था वो अपने प्राइम में थे, वो सीरियसली अभी और आगे नहीं बढ़ सकते। बट कलिफ्ला, केल, काबा ये ऐसे कैंडिडेट्स थे जो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे, उनके पास और भी पोटेंशियल था और वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। वेडॉस, केल, कलिफ्ला और काबा इन तीनों को ही प्लैनेट चांपा पर लेकर जाती है। इन्हें ट्रेन करने के बारे में वो सोचती है और इन्हें काफ़ी हद तक अच्छे से ट्रेन भी करती है। बट ये इनफ नहीं था, ये लोग काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहे थे और सेन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है इस बारे में वेडॉस को कोई भी नॉलेज नहीं था। तो वेडॉस यहाँ पर एक काफ़ी अजीब डिसीजन लेती है और यहाँ पर वेडॉस ने सीधा वीस को मैसेज किया था कि तुम यूनिवर्स 7 के सेंस को लेकर यूनिवर्स 6 में आ जाओ। इस पॉइंट पर जो वीस है वो इस चीज़ के लिए सीधा इनकार कर देता है। बट वेडॉस उसे कहती है कि तुमने यूनिवर्स 7 की अर्थ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, अब तुम यूनिवर्स 6 की अर्थ को एक्सप्लोर करो, वहाँ पर भी काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस फूड तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ सुनने के बाद वीस इस चीज़ के लिए मान जाता है। बट कुछ टाइम के बाद वो वेडॉस की बात मान जाता है। अब गोहान पूरी तरीके से अपसेंट था इस रीज़न की वजह से। वीस, गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को लेकर यूनिवर्स 6 में चले जाता है। यूनिवर्स 6 में वो प्लैनेट अर्थ को विजिट करता है, वहाँ पर टेस्टी फूड्स को एंजॉय करता है। वो रियलाइज़ करता है कि यूनिवर्स 7 की प्लैनेट अर्थ और यूनिवर्स 6 की प्लैनेट अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जब यहाँ पर यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के सेंस के बीच ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इस ट्रेनिंग में यूनिवर्स 6 के सेंस को अपने सीनियर्स से यानी यूनिवर्स 7 के सेंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
पर अभी तक केल ब्रोली के साथ ट्रेन नहीं कर रही थी, वो गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। पर तभी गोकू और वेजिटा ये दोनों ही अपने मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं। उनकी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। उन लोगों ने अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग तो करा दी, पर वो खुद ट्रेनिंग करना भूल गए थे और अब वो ट्रेनिंग करेंगे अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में। कि तभी वेडॉस उन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए इमॉर्टल बना देती है। इमॉर्टल बनाने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न आता है, जिससे कि गोकू वेजिटा पूरे यूनिवर्स 6 में ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो स्पेस में एक दूसरे से बैटल कर सकते हैं, उन्हें सांस लेने की चिंता नहीं होगी। कि तभी वेडॉस की नज़र जाती है ब्रोली पर। ब्रोली पर जब वेडॉस की नज़र जाती है, वो रियलाइज़ करती है कि ब्रोली की बेस ट्रांसफॉर्मेशन ये गोकू वेजिटा की बेस ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। और यहाँ पर ये जो 3 सेयंस है, मतलब यूनिवर्स 6 के जो 3 सेयंस है, उन्हें टीम अप करना पड़ जाएगा ब्रोली को उसके बेस में ही हराने के लिए। फिर वेडॉस यहाँ पर वीज से ब्रोली के बारे में सवाल पूछती है और यहाँ पर जो वीज है वो एक्सप्लेन करता है कि ब्रोली कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। और जो वेडॉस है वो फाइनली ये रियलाइज़ करती है कि जिस टाइप के वॉरियर को वो केल के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, उस टाइप का वॉरियर उन्हें मिल चुका है। हम देखते हैं वेडॉस और वीज ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वेडॉस कहती है कि तुम्हें सबसे पहले ब्रोली को ट्रेन करना चाहिए था, गोकू वेजिटा को तुम बाद में भी ट्रेन कर सकते थे। पर वीज कहता है तुमने देखा उनके पोटेंशियल को, और ब्रोली मुझे अभी अभी मिला है। इस पॉइंट पर जो वेडॉस है वो अपने माइंड में काफ़ी अलग चीज़ों को सोच लेती है और वो अपना फ़ायदा कराना चाहती थी। वो कहती है वीज क्या तुम ब्रोली को मेरे हवाले कर सकते हो। वीज को ये काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है, इस वजह से वो सीरियस हो जाता है। पर वेडॉस यहाँ पर हंस देती है, तो फिर वीज इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। कि तभी वेडॉस को एकदम से एक आवाज़ आती है। वेडॉस और वीज ये दोनों आवाज़ की तरफ देखते हैं और ये होता है ब्रोली। ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन पर अपना कंट्रोल खो चुका है। तभी वेडॉस एकदम से सामने आती है और वो ब्रोली को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था। यहाँ पर वेडॉस शॉक थी कि आखिर ब्रोली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और वो ऊपर से स्ट्रॉन्ग हुए जा रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा शॉक था वेडॉस के लिए। इस पॉइंट पर एकदम से वेजिटा वहाँ पर आ जाता है। वो इस चीज़ को देखकर एकदम से शॉक होता है, बट वो ब्रोली को बेहोश करने में वेडॉस की हेल्प करने लगता है। और इन सब के अंदर गोकू को भी इंटरफेयर करना पड़ जाता है, और जब गोकू इसमें इंटरफेयर करता है तब वेडॉस एकदम से पीछे हो जाती है। वो ब्रोली को नोटिस कर रही थी, वो उसकी स्ट्रेंथ को देखना चाहती थी। और गोकू वेजिटा जब वहाँ पर पहुँचे तब ब्रोली पूरी तरीके से काइंड ऑफ बेकाबू ही हो गया। इस पॉइंट पर ब्रोली जैसे अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। पूरा कंट्रोल खोने की वजह से अब वो काफ़ी सारी चीज़ों को डैमेज कर रहा था। गोकू वेजिटा के ऊपर काफ़ी सारे क्रिटिकल अटैक्स कर रहा था। ये काफ़ी हद तक उन्हें काफ़ी भयंकर डैमेज कर रहे थे। पर क्योंकि गोकू ने ब्रोली के साथ काफ़ी सारी ट्रेनिंग करी थी, इस वजह से गोकू जानता है कि वो ब्रोली को कंट्रोल में कैसे कर सकता है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की हेल्प से सीधा ब्रोली के नेक के बैक साइड पर एक चाप से अटैक करता है और उसे उसी टाइम पर बेहोश कर देता है। ब्रोली को शांत करने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली और वीज ये तीनों निकल पड़ते हैं यूनिवर्स 7 के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वेडॉस को जो ग्रैंड प्रीस्ट से कम्युनिकेट कर रही थी। वो कहती है फादर, आपको एक चीज़ सुनकर काफ़ी अजीब लगेगा। असल में यूनिवर्स 7 का एक ऐसा वॉरियर है जो हमारे क्राइटेरिया के लिए फिट बैठता है, बट जो बात आपने मुझे और वीज को बताई थी, वीज उस बात को भूल चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि वो ब्रोली को उस पोटेंशियल लेवल तक ट्रेन करेगा। इस पॉइंट पर जो वीज है वो गोकू और वेजिटा इन दोनों को प्लैनेट अर्थ छोड़ता है और वो ब्रोली को प्लैनेट बीरस पर ही रखता है। वो प्लैनेट बीरस पर सोचने लग जाता है कि वेडॉस ब्रोली में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी। अब वो खुद थोड़ा टाइम ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करने पर रियलाइज़ करता है कि वो आखिर क्या भूला और वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया था। एक ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से वीज से खुद कम्युनिकेट करता है। ग्रैंड प्रीस्ट वीज से कहता है मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर तुम्हें कोई ऐसा वॉरियर मिल जाता है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आ जाना है, पर तुमने इस चीज़ को नहीं किया। तुम्हारे पास कैंडिडेट था, क्या तुम इस चीज़ को भूल गए हो। प्लीज अपने सफाई में कुछ बोलने के बारे में सोचता ही है कि
ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ठीक है, अब जो कुछ भी हो गया है वो हो चुका है। अब तुम अपने वॉरियर, अपने कैडेट को लेकर यूनिवर्स 6 चले जाओ और उसे वेडॉस के हवाले कर दो। इस पॉइंट पर विस रियलाइज़ करता है कि उसके फादर अब उसे बिल्कुल भी वर्दी नहीं समझते एक एंजल कहलाने लायक। पर ब्रोली को यूनिवर्स 6 ले जाने से पहले विस डिसीजन लेता है कि वो गोकू और वेजिटा इन दोनों से ही बात करेगा, जिससे कि गोकू, वेजिटा और विस इनके माइंड में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना बचे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ये रिलेशन को काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। फिर विस एकदम से निकल लेता है प्लैनेट अर्थ के लिए, क्योंकि अब उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है गोकू और वेजिटा से। एकदम से गोकू के माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर यूनिवर्स 6 की एंजल को और ग्रैंड प्रीस्ट को ब्रोली से क्या काम है, और आखिर अगर देखा जाए तो फिर ब्रोली से स्पीड गोकू के पास ज़्यादा है, ब्रोली से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इस पॉइंट पर वेजिटा के पास है। विस ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो मल्टीवर्स है वो पूरी तरीके से सील किया गया है बाकी मल्टीवर्सेस और सुप्रीम गॉड्स के द्वारा, और डैड चाहते हैं कि वो बाकी सुप्रीम गॉड्स से, जैसे कि सुप्रीम एंजल्स और सुप्रीम स्पीशीज से और बाकी मल्टीवर्सेस से कैसे भी करके बदला ले। पर हम रिवेंज नहीं ले सकते, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम लोगों पर जो सील लगाया गया है उस सील की वजह से हम लोग बाकी मल्टीवर्सेस के एरिया में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम इस मल्टीवर्स में जैसे पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं, और अभी कोई मॉर्टल या फिर इमॉर्टल ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फिर गोकू कहता है ठीक है, मैं और वेजिटा नहीं तो जिरेन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता था। ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद जिरेन को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्लैनेट वाम्पा को। प्लैनेट वाम्पा ये वो प्लैनेट है जहाँ पर ब्रोली रहा करता है। वो इस प्लैनेट पर रहता है, पर वो इस प्लैनेट पर अब नहीं है, वो प्लैनेट बीरस पर है। विस ने उसे प्लैनेट बीरस पर रखा है, पर आज इस प्लैनेट पर कुछ अनवांटेड गेस्ट आए हुए हैं और हम देखते हैं मीरस को। मीरस कहता है जो क्राइम्स तुमने करे हैं उन क्राइम्स के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी ही। अगर तुम खुद ही सरेंडर कर देती हो तो फिर मुझे या फिर मेरे फ्रेंड को हार्श कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम शांति से बाहर आ जाओ। कि तभी जो चिल्लाए है वो केव के अंदर से चिल्लाती है, मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी पास्ट में, ये जो गलतियाँ थी वो तुम्हारी थी। तुम लोगों ने तुम्हारी शिप को एक ऐसे प्लैनेट पर छोड़ दिया जिस प्लैनेट के लोग मर रहे थे, तब वो शिप मुझे मिली और मैं उस शिप की वजह से सर्वाइव कर गई। अब वो शिप कहाँ पर है ये मुझे भी याद नहीं, तो फिर मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम लोग खुद ही अपनी गलतियाँ कर रहे हो। तभी मीरस एकदम से गुस्सा होता है। मीरस कहता है तुमने हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। ये कहकर वो अपनी गन को लोड करता है और केव की तरफ जाने लग जाता है। चिलाई जो इस पॉइंट पर फुटस्टेप्स को सुन रही थी वो एकदम से साइलेंट हो जाती है कि तभी उस पर कोई एंजल अपने स्टाफ की मदद से अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर मीरस उस स्टाफ को पकड़ लेता है, बट पकड़ते ही वो रियलाइज़ करता है कि ये विस तो बिल्कुल भी नहीं है, और सारे एंजल्स में विस और ग्रैंड प्रीस्ट ये दोनों ही हैं जो मीरस की थोड़ी बहुत परवाह करते हैं। बाकी सारे एंजल्स को मीरस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कि तभी मीरस एकदम से शॉक होता है जब वो वेडॉस को देखता है, क्योंकि वेडॉस यूनिवर्स 6 की एंजल है, और यूनिवर्स 6 की एंजल यूनिवर्स 7 में आना इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है, खास करके तब जब यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 दोनों के डिस्ट्रॉयर्स सो रहे हो। कि चिला एकदम से अपनी केव से बाहर आती है। जब वो अपनी केव से बाहर आती है तब जो वेडॉस है वो कहती है तो तुम्हारा नाम शायद से चिलाए है, तो मुझे तुमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पॉइंट पर मीरस वेडॉस के स्टाफ को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, पर वेडॉस का जो स्टाफ है वो मीरस को ही दूर फेंक देता है। मीरस रियलाइज़ करता है कि इन सब में कहीं ना कहीं ग्रैंड प्रीस्ट का इशू आया है। कि तभी गोकू, वेजिटा, विस एकदम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो मीरस है वो विस से सवाल पूछता है कि हुआ क्या। विस कहता है मीरस तुम थोड़ा सा शांत रहो, मुझे वेडॉस के साथ बात करनी है। और वो वेडॉस से कहता है देखो तुम मेरे यूनिवर्स में आई हो, कोई ना कोई बड़ा रीज़न तो होगा, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर ये क्या चल रहा है। चीज़ें मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तुम्हारे यूनिवर्स में सीरियसली एक लेजेंडरी शेयर था। यूनिवर्स 11 में एक ऐसा वॉरियर था जो
एक अलग ही टाइप के अनलिमिटेड पोटेंशियल को अपने अंदर होल्ड करता है। गोकू वेजिटा ब्रोली से सुपीरियर है, पर फिर भी आखिर डैड ने ब्रोली को ही क्यों चुना? मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियरली पता है। वेडॉस गोकू वेजिटा से कहती है, ठीक है, तुम दोनों का ये क्वेश्चन था ना कि आखिर ब्रोली को ही क्यों, तुम दोनों में से किसी को क्यों नहीं? तो देखो, ब्रोली के पास है इन्फानाइट पोटेंशियल और डैड एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहे थे जिसके पास इन्फानाइट पोटेंशियल हो। हम लोगों ने सारे यूनिवर्सेस में छान मारा था, हमें कोई भी वॉरियर नहीं मिला, पर अब हमें एक वॉरियर मिल चुका है, वो है ब्रोली। देखो, ये सब उसके पास एक रॉ स्ट्रेंथ के अंदर है, उसके पास इन्फानाइट पोटेंशियल है। पोटेंशियल तुम्हारे पास भी है, पर तुम लोगों के पास पोटेंशियल से ज़्यादा हार्डवर्क है। तुम ग्रेटेस्ट सेन बन सकते हो, पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकते इन माय ओपिनियन। ठीक है, चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर मैंने इसे सुप्रीम कैंडिडेट क्यों कहा है। फादर ने मुझे बताया है कि अगर ब्रोली उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता जितना फादर ने सोचा हुआ है, तो फिर वो इतना स्ट्रांग तो बन ही जाएगा जिससे कि वो ओमनी किंग इस लेवल पर आ जाए। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो ब्रोली को न्यू ओमनी किंग बनाया जाएगा। ब्रोली की ट्रेनिंग फादर के साथ स्टार्ट हो उससे पहले मैं खुद ब्रोली को एक लेवल तक आने तक ट्रेन करूँगी, जिससे कि वो स्लाइटली पावरफुल बन जाए। पर इस चीज़ को करने के लिए उसे पहले यूनिवर्स 6 चलना होगा, और जितना मैं उसे जान चुकी हूँ कि वो यूनिवर्स 6 में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पर तुम उसके फ्रेंड्स हो तो फिर तुम उसे मनाओगे मेरे लिए। शीला इस पॉइंट पर एकदम से कहती है, नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँ तो ब्रोली ये मेरा फ्रेंड है, वो प्लेनेट माम्पा पर किसी किंग की तरह रहता है। वो आखिर अपने प्लेनेट को छोड़कर क्यों जाएगा? वो एक मिनिमम टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग करने गया हुआ था। मीरस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जब वो ओमनी किंग कैंडिडेट के बारे में सुनता है। वो इस पॉइंट पर शॉक इस रीज़न की वजह से है क्योंकि जेनो के अलावा और कोई ओमनी किंग नहीं बन सकता। जेनो के फादर ने स्पेल्स ही ऐसे लगाए हैं जिसे खुद ग्रैंड प्रिंस तक नहीं तोड़ सकता। तो आखिर ये सब क्यों? और एक मॉडल को इतना बड़ा काम देना, ये मीरस के दिमाग के काफ़ी ऊपर से जा रहा था। कि तभी गोकू इस पॉइंट पर थोड़ा सा सोचता है और कहता है, ओके, मैं इन सब में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा फ्रेंड कुछ ऐसा अचीव करे जो एक अलग ही चीज़ हो। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इस इवेंट के बाद जो वेडॉस है वो ब्रोली और चिलाए इन दोनों को ही लेकर यूनिवर्स 6 में चली जाती है। ब्रोली और चिलाए ये यूनिवर्स 6 में शिफ्ट हो चुके हैं। जब वो स्ट्रेंथ के मामले में किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर पहुंचेगा, तब वो ट्रेनिंग करेगा खुद ग्रैंड प्रीस्ट के साथ। चिलाए ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो फिर वो यूनिवर्स 6 में ही रहेगी, या फिर वो चाहे तो यूनिवर्स 7 वापस आ सकती है। फिर सीन सीधा 2 साल बाद शिफ्ट होता है। 2 साल के बाद हम देख पाते हैं प्लैनेट वीरस पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बना हुआ है, और हम देखते हैं वेजिटा को। इस पॉइंट पर किसी ने वेजिटा के चेहरे को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया है और वो हंस रहा है। और फिर हम देखते हैं गोहान को, जो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है। इस पॉइंट पर गोहान ने वेजिटा का चेहरा पूरी तरीके से पकड़ा हुआ था। वेजिटा गोहान को एकदम से पंच मारता है, और ये जो पंच है ये गोहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये पंच मारने के बाद वेजिटा एकदम से बाहर आता है गड्ढे के। वेजिटा कहता है, गोहान, मैं कुछ समय के लिए अपनी अल्ट्रा ईगो से थोड़ा सा नीचे क्या उतरा। तुमने तो मुझे डोमिनेट करना स्टार्ट ही कर दिया था, काफ़ी बड़े हो गए हो तुम। और गोकू इन सब से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि ये ट्रेनिंग के नाम पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ये दोनों काफ़ी हद तक थक हार कर ज़मीन पर गिर ही जाते हैं। और फिर गोकू एकदम से इनकी बैटल में इंटरफेयर करता है, और वेजिटा उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है और कहता है, क्या केराट, मैंने तुमसे कहा था हमारी बैटल में इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करो। कि तभी गोकू अपने सुपर सैयन 3 में चले जाता है। वो कहता है, रिलैक्स करो, ये असल में एक फ्रेंडली बैटल थी, ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग थी, ना कि कोई इंटेंस बैटल। तुम लोगों ने इन सब के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर दिया था कि ये कहीं से भी एक ट्रेनिंग बैटल नहीं लग रही थी, और ऐसा लग रहा था तुम दोनों में से कोई अब एक पूरी तरीके से मर जाएगा। तुम दोनों की ट्रेनिंग ऐसी चल रही थी, तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। फिर इन तीनों की ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही इन तीनों की ट्रेनिंग खत्म होती है, वेजिटा और गोहान
ये दोनों सोचते हैं कि अब वो प्लैनेट अर्थ पर वापस जाएंगे, पर गोकू इस पॉइंट पर फिर ट्रेनिंग करना चाहता था अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और वो वीस के साथ अभी अपनी बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। जब वीस और गोकू इन दोनों की ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तब वीस यहाँ पर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था कंपेयर टू गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और गोकू अपनी TUI के अंदर था। इस पॉइंट पर जो वीस है उसे देखकर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि वो अभी भी किसी एंजल के लेवल पर नहीं है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करने के बाद भी इतना स्ट्रांग नहीं है। घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। वीस गोकू से कहता है, तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नो डाउट इस हद तक मास्टर कर लिया है, इतना ज़्यादा परफेक्ट कर लिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम इससे आगे बढ़ सकते हो। पर अगर तुम इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने माइंड को इस हद तक रिलैक्स कर दो कि वो भूल ही जाए कि वो एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऐसा सोचो कि तुम एक एनर्जी हो। और वीस गोकू को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक मारता है, जिससे कि गोकू फिर से प्लैनेट वीरस की तरफ गिरने लगता है। गोकू अपने आप को संभालने में कामयाब होता है, और जैसे ही वो अपने आप को संभालता है वो एकदम से वीस की तरफ बढ़ने लग जाता है कि तभी वीस और गोकू ये दोनों ही रुकते हैं। कि तभी गोकू और वीस देख पाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो एक पोर्टल से बाहर आ रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं यूनिवर्स 7 में प्रेजेंट हूँ। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। मैं अनाउंस करने वाला हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर 2.0। वीस पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकंड को इतना जल्द एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकंड को ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ, वीस यहाँ पर कंफर्म है कि टूर्नामेंट ऑफ सेकंड वो जीत सकते हैं। गोकू के पास अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर के लेवल है। फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है, और वीस अपने फादर को स्टाफ के अंदर कहता है, फादर मैं टीम को प्रिपेयर करके टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में लेकर आ जाऊंगा। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों ही उस जगह पर प्रेजेंट थे। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर गोकू कहता है हमें टीम को प्रिपेयर करना होगा। और तभी वीस, गोकू, वेजिटा, गोहान इन तीनों को ही वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वीस चले जाता है बीरस को जगाने के लिए, क्योंकि बीरस 7-8 साल से तो सो ही रहा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर हुए 7-8 साल बीत चुके हैं। सारे ही यूनिवर्सेस पूरी तरीके से सीरियस हो जाते हैं इस मामले में, और हर किसी का यहाँ पर एक ही प्लान है, कैसे भी करके यूनिवर्स 7 को इरेज करना। और सबसे पहला टारगेट यहाँ पर बनने वाला है एंड्रॉयड 17। सबसे पहले एंड्रॉयड 17 को एलिमिनेट करना, और गोकू को कैसे भी करके एलिमिनेट करना, क्योंकि गोकू और एंड्रॉयड 17 ही है जो यूनिवर्स 7 के लिए एक शील्ड है। पर किसी को भी यह आइडिया नहीं है कि अब यूनिवर्स 7 काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब वीरस उठता है, तब वीस उसे झटके देना स्टार्ट कर देता है। वीस बताता है कि काफ़ी जल्द टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने वाला है, तो हम सभी को प्लैनेट अर्थ जाना होगा ताकि हम टीम को और स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर सके। फिर वीस, बीरस, गोकू, वेजिटा, गोहान ये तीनों ही निकल पड़ते हैं प्लैनेट अर्थ के लिए। प्लैनेट अर्थ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले काम जो वो करते हैं वो है टीम के बारे में सोचना। जब वो लोग प्लैनेट अर्थ पहुंचते हैं, तब बीरस कहता है, गोकू एक काम करो, अब तुम जल्दी जाकर ब्रॉली को लेकर आ जाओ। ब्रॉली ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा कैडेट हो सकता है। कि तभी वीस यहाँ पर बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, ब्रॉली यूनिवर्स 7 में ही नहीं है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो समझता है कि ब्रॉली यूनिवर्स 6 ट्रेनिंग करने गया है। बीरस कहता है, वीस एक काम करो, तुम उसे यूनिवर्स 6 से वापस लेकर आ जाओ अगर वो ट्रेनिंग करने गया है तो। कि तभी एक फीमेल कैरेक्टर बीरस को रिप्लाई करते हुए कहती है, नहीं वो यूनिवर्स 6 में अभी नहीं है, वो मे बी ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। और ये सुनकर बीरस, गोकू, वेजिटा ये सभी शॉक होते हैं। इवन तो वीस भी शॉक हो जाता है। गोकू, वेजिटा एकदम से शॉक होते हैं। गोकू एकदम से कहता है, चिल्लाए क्या ये तुम हो? इस पॉइंट पर जैसे ही चिल्लाए हाँ करती है, गोकू, वेजिटा पूरी तरीके से शॉक होते हैं। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, एक मिनट, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब कि ब्रॉली भी यहाँ पर आया होगा। और आखिर ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम्हारे स्किन का कलर किसी ह्यूमन की तरह हो गया है, ये कैसे हुआ? चिल्लाए बताती है कि जब उनकी ट्रेनिंग यूनिवर्स 6 के एंजल के साथ खत्म हुई, तब उन्हें दाशिंग खन से ट्रेनिंग करनी थी। बट ब्रॉली दाशिंग खन से ट्रेनिंग ना करके
यूनिवर्स 7 वापस आना चाहता था। दाशिंगखन ये एक डीमन नहीं है, ये एक एंजल है। ये किसी के भी परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर मेरा चांस बन गया। मैंने अपने फ्रेंड को मनाया ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुन सके, और तब ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे एक चांस दिया, एक विश दी कि मैंने उनका काम किया है। मैंने विश किया था कि मैं एक सेन बन जाऊँ। ग्रैंड प्रीस्ट मुझे सेन नहीं बना सकते थे, पर उन्होंने मुझे उससे मिलती जुलती एक चीज़ बना दिया जो ह्यूमन थे। वीस एकदम से रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर चिलाए उसके फादर को दाशिंगखन कहकर बुला रही है, ना कि ग्रैंड प्रीस्ट, और ये उनकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। बट फिर वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि उसके फादर ने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा, तो फिर वो अगर ग्रैंड प्रीस्ट कहे या दाशिंगखन कहे, ये उसके फादर की ही चॉइस होगी। फिर चिलाए को एकदम से याद आता है कि उसे यूनिवर्स 7 के साथ प्रैंक भी करना है, क्योंकि ब्रोली ने कहा था कि वो यूनिवर्स 7 को ये बताए कि ब्रोली अब यूनिवर्स 11 की साइड से बैटल करेगा, ना कि यूनिवर्स 7 की साइड से। कि तभी प्लैनेट अर्थ पर फ्रीजा भी आ जाता है, और इस बारी फ्रीजा और गोकू जब मिलते हैं तब गोकू और फ्रीजा ये दोनों अपना हल्का मजाक कर ही रहे थे कि इस पॉइंट पर चिलाए हर किसी को एक शॉक देती है। चिलाए कहती है कि ब्रोली, गोकू और वेजिटा इन दोनों से ही इनके पूरे पोटेंशियल पर लड़ना चाहता था, बट अगर वो यूनिवर्स 7 की तरफ से बैटल करेगा तो फिर वो ये नहीं कर पाएगा। इस वजह से ब्रोली यूनिवर्स 11 की तरफ से टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करने वाला है। वीस एकदम से सीरियस होता है। वीस चिलाए से सवाल करता है, क्या ये चीज़ तुम्हें खुद ब्रोली ने बताई है? जैसे ही चिलाए हाँ में सर हिलाती है, वीस एकदम से दूसरा सवाल करता है, और यहाँ पर वो पूछता है कि क्या डैड को इसके बारे में पता है? इस पॉइंट पर चिलाए हाँ में सर हिलाती है। जब चिलाए यहाँ पर सब कंफर्म कर देती है तब वीस और बीरस ये दोनों काफ़ी बुरी तरीके से शॉक होते हैं, क्योंकि ब्रोली ये बिल्कुल भी वीक कैंडिडेट नहीं है। वो गोकू को अपनी MUI के लेवल तक ढकेल सकता है, बट जब उसकी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कंप्लीट हो चुकी है तो फिर उसकी पावर का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर की 9 कैंडिडेट्स की बात करते हैं। मास्टर रोशी, क्रिलिन, एंड्रॉयड 17 और गोहान। अगले है फ्रीजा, ग्रेनोला, पिकोलो, गोकू और वेजिटा। ये पूरे 9 कैंडिडेट्स हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं यूनिवर्स 7 की तरफ से। कि तभी एंड्रॉयड 18 एकदम से कहती है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में 10 वॉरियर्स चाहिए होते हैं, पर तुम 9 हो। तभी चीला एकदम से कहती है कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिर्फ 9 वॉरियर्स की ही लिमिट है। ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद कहा है, और अगर मैं तुम्हें अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊं, अगर तुम 10th कैंडिडेट को लेकर चले जाते हो तो मे भी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो फिर रिस्क मत लो, 9 कैंडिडेट्स ही रहो, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद ये चीज़ कही है। और टाइम आने पर ये सभी निकल पड़ते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम की तरफ। पर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। जब यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स बैटलफील्ड में उतरते हैं तब यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स खुद उन्हें यहाँ पर सामने से अप्रोच करते हैं, और जिरेन खुद अपने हाथ को आगे करता है ताकि गोकू उसे देख सके। वेजिटा, गोकू ये दोनों ही देख लेते हैं यूनिवर्स 11 को, और ये दोनों यूनिवर्स 11 की तरफ बढ़ रहे थे। यूनिवर्स 7 की पूरी टीम अब इनके पीछे पीछे चल रही थी। अब यहाँ पर जो वेजिटा है वो टोपो से कहता है, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले। गोकू जिरेन से बात कर ही रहा था कि एकदम से उसे कुछ ऐसा सेंस होता है जो उसके लिए थोड़ा सा डरावना था। उसके पीछे कोई उस पर अटैक करने वाला है, और इस एनर्जी की को उसने पहले कभी सेंस नहीं किया था। गोकू के ठीक पीछे जिरेन का बड़ा भाई खड़ा था, और उसने एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एक बीन अटैक बना लिया था, बट वो उस अटैक को शूट नहीं कर पाया, और गोकू इस चीज़ को टाइम रहते समझ गया। पर वो रुका क्यों था गोकू को ये समझ नहीं आया, बट काफ़ी जल्द वो समझ जाता है। और फिर गोकू देखता है कि यहाँ पर खुद ब्रोली खड़ा है जिरेन के पीछे। उसने एक काफ़ी ज़्यादा भयंकर वेपन बना लिया है अपने हाथ में अपनी एनर्जी की मदद से, और वो जिरेन के ठीक गर्दन के ऊपर है, और यूनिवर्स 11 के ऊपर एनर्जी से बने हुए काफ़ी ज़्यादा भारी एक ऐसे टाइप के स्टोन है जिसे वो डॉज नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर अगर गलती से भी हार्मोनी का कोई अटैक गोकू को लग जाता या फिर उसे हार्म कर देता, तो फिर यूनिवर्स 11 ये टूर्नामेंट चालू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। जिरेन कहता है, मुझे इस बार भी तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं लाना चाहिए था। तुम हमारे पूरे उसूलों को तोड़ देते हो।
और यही एक रीज़न है कि मैं तुम्हें अपना भाई बोलना नहीं चाहता। इस वजह से ये दोनों हाथापाई पर तक उतर आते हैं और हारमोनी ये दोनों एक दूसरे से जैसे हाथापाई कर रहे थे। पीरस ये देखकर कहता है ये लोग ओपन के अंदर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हो, पर ये काफ़ी अच्छा है कोई इनके बीच में इंटरफेयर करके इन्हें एलिमिनेट कर सकता है। दूसरी तरफ केल को यहाँ पर कॉन्फिडेंस था कि वो काफ़ी सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर सकती है और उसने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया। उसने टोटल 5 या 6 मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यूनिवर्स 6 की नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि यूनिवर्स 6 के किसी भी वॉरियर ने इतने मेंबर्स को एलिमिनेट नहीं किया था। और यहाँ पर केल डिसाइड करती है कि वो इनकी बैटल में इंटरफेयर करेगी और इन दोनों में से किसी एक को तो एलिमिनेट करके रहेगी। अगर बदले में वो एलिमिनेट हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं। के तभी यहाँ पर केल इनकी बैटल में इंटरफेयर करती है और तब वो रियलाइज़ करती है कि हार्मोने ये असल में जीरन के साथ खेल रहा था और वो एकदम से केल के ऊपर अटैक कर देता है। अब केल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कुछ अटैक्स को डॉज कर पाई, पर जिन अटैक्स को वो डॉज नहीं कर पाए उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर कर दिया था। मतलब कि यहाँ पर हार्मोनी की स्ट्रेंथ ये केल से तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और उसके बाद वो उसे एलिमिनेट करने के लिए उस पर अटैक करता है, पर यह अटैक इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड था कि वो केल की जान ही लेगा, क्योंकि केल अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही यूनिवर्स 7 के सेंस ये देखते हैं वो एकदम से अपने मैक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं गोकू, वेजिटा, गोहान की बात कर रहा हूँ। ये तीनों आगे बढ़ते हैं ताकि वो केल को बचा पाए, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सामने भी कुछ अपोनेंट्स थे और काफ़ी हद तक उनकी स्पीड यहाँ पर इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो हार्मोनी के उस अटैक को रोक सके। केल एकदम से अपनी आंखों को बंद करती है और ये सोच लेती है कि अगर उसकी डेथ हो भी जाती है तो एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर उसकी सिस्टर को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हार्मोनी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बट इन सब के बीच में ब्रोली ठीक केल के सामने आ जाता है और वो जो अटैक है वो सीरियसली ब्रोली को लगता ही नहीं। ब्रोली उस अटैक को कंट्रोल करके उसे एक एनर्जी बॉल बना देता है। ब्रोली केल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर वो एकदम से जीरेन और उसके भाई की तरफ देखता है। जीरेन और उसका भाई काफ़ी सारे अटैक्स को ब्रोली के ऊपर शूट करते हैं, बट ब्रोली इन सारे अटैक्स को डॉज करता है और ये सब वो किसी जोकर की तरह कर रहा था। ब्रोली एक बड़ी चट्टान पर उल्टा खड़ा था और इस पॉइंट पर जीरेन और उसका भाई ये देखकर शॉक था। ब्रोली कहता है ठीक है, मैंने काफ़ी होल्ड बैक कर लिया, और वो एकदम से एक हैंड साइन बनाता है और इस बार वो एकदम से शॉक होकर कहता है नहीं, एक मिनट, ये पावर तो मे भी यही चीज़ करती है। और इसके बाद वो उसी चट्टान पर सीधा खड़े होने के लिए ऊपर की साइड चले जाता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो जीरेन के साथ और उसके भाई के साथ बस मजाक कर रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था क्योंकि अब ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कि तभी कुछ अजीब होता है कि तभी चिल्लाए एकदम से टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में अचानक से आ जाती है। मतलब कि ब्रोली जहाँ पर खड़ा था वो उसके साइड में आधी ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। वो कहती है तो यहाँ पर जो ग्रेनोला है वो एलिमिनेट हो चुका है और हिट ने उसे एलिमिनेट कर दिया है। कि तभी ब्रोली एकदम से कहता है क्या, तुम क्या कह रही हो, ये अनबिलीवेबल है। और फिर एकदम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जीरेन और उसका भाई अभी तक ब्रोली को जोकर समझ रहे थे और ब्रोली कहता है तो ये वैसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ब्रोली उन दोनों के सामने से वैनिश हो जाता है। जैसे ब्रोली वहाँ से वैनिश होता है, चिल्लाए एकदम से ज़मीन में जाने लगती है कि एकदम से जो यहाँ पर हार्मोनी था वो उसे टोकता है और कहता है अब आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम आसमान में कैसे उड़ सकती हो और साथ ही में तुम ज़मीन में कैसे जा सकती हो। इस पॉइंट पर जो चिल्लाए है वो थोड़ी देर तक बस हार्मोनी की तरफ देखती है और कहती है एक मिनट, तुम्हें शायद मैंने कहीं देखा है, तुम यूनिवर्स 11 के वही जस्टिस वाले बंदे हो ना जो जस्टिस तो सर्व करता है पर उसका तरीका काफ़ी बुरा है। इस पॉइंट पर चिल्लाए कहती है देखो, मैं जो कोई भी हूँ ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और टूर्नामेंट ऑफ पावर ये पूरी तरीके से फेयर है। तुम्हें यहाँ पर ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करना है और बस तुम्हें यही काम करना है। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा कहता है तो पिछले बार से काफ़ी लंबा टाइम बीत गया है, मैं नहीं जानता कि तुमने कितनी ट्रेनिंग की है या फिर तुमने ट्रेनिंग भी की है, तो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो, तो चलो अब एक रीमैच करते हैं। और वेजिटा एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है।
फिर वेजिटा और टोपो इन दोनों के ही बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है, हम ये जान पाते हैं कि वेजिटा और टोपो ये दोनों पावर्स के एक सेम लेवल पर है। टोपो एकदम से अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। जब टोपो अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तब वो एकदम से सीरियस होता है और कहता है, तो वेजिटा दिखाओ कि आखिर तुमने क्या अचीव किया है। अब वेजिटा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। वो एकदम से पावर अप करता है और अपनी अल्ट्रा ईगो में चले जाता है। उसकी अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वो एकदम से टोपो की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें वाकई में लगा था कि इन 12 यूनिवर्सेस में सिर्फ तुम ही एक हो जो विनाश के शासक बनोगे। सच में? तो चलो अब जरा देख ही लेते हैं कि आखिर अल्ट्रा ईगो का प्रोफेशनल यूजर कौन है, तुम या मैं। इन दोनों के ही बीच एक बैटल स्टार्ट होती है और जब इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है, टूर्नामेंट ऑफ पावर का पूरा एटमॉस्फेयर जैसे चेंज हो जाता है। अब हर जगह पर अल्ट्रा ईगो एनर्जी की घूम रही थी। ये दोनों एक पावर स्ट्रगल कर रहे थे। इन दोनों का पावर स्ट्रगल ये इतना ज़्यादा डेडली था कि अगर कोई मॉडल इनके फाइटिंग एरिया की रेडियस में आ गया तो फिर वो एलिमिनेट हो सकता है, और वो भी सिर्फ एनर्जी की के पार्टिकल्स की वजह से। इस पॉइंट पर जो टोपो है वो एकदम से अपने हाथ को वेजिटा से छुड़ा लेता है और वो वेजिटा को दूर फेंकने की कोशिश करता है, और वेजिटा भी इस पॉइंट पर उसके हाथ को छोड़कर खुद ही दूर चले जाता है। टोपो एकदम से कहता है, तुमने वाकई में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करी है। जब लास्ट टाइम तुमने मुझे हराया था तब नो डाउट तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटल किया था, बट तुम्हारे पास ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की कमी थी। लगता है तुमने उस गैप को क्लियर कर लिया है। ओह, तो इसका ये मतलब है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे बैटल करी थी तब मेरे पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, पर फिर भी मैं तुम्हें एलिमिनेट करने में कामयाब हो गया था, और अब तो मेरे पास अल्ट्रा ईगो भी है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर टोपो एकदम से डिस्ट्रक्शन से बना हकाई अटैक सीधा वेजिटा पर शूट करता है, और वेजिटा इस डिस्ट्रक्शन वाले अटैक को डॉज ना करके उसे एकदम से कंट्रोल करने लगता है। वो उसके काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे सेपरेट अटैक्स बनाकर सीधा टोपो पर ही शूट कर देता है। उसकी एनर्जी उसे ही दे देता है। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जिरेन द ग्रे को। जिरेन एकदम से टोपो के सामने आ जाता है, जिससे कि सारे ही हकाई अटैक, सारे ही डिस्ट्रक्शन अटैक्स ये जिरेन को लगते हैं, और सारे अटैक्स जिरेन को लगने की वजह से टोपो यहाँ पर सेफ था। जिरेन इस पॉइंट पर अपनी पावर्स को अप करता है और अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पर अब मैं तैयार हूँ। और फिर गोकू एकदम से वेजिटा के साइड में आ जाता है। गोकू कहता है, तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, जल्दी से अब इन्हें दिखाते हैं कि हमने लास्ट टाइम से कितना ग्रो किया है। दोनों ही पावर अप करने लग जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम ये पूरी तरीके से शेक करने लग जाता है। देखते ही देखते पूरी जगह पर केओस मच जाता है। गोकू की MUI और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो ये पूरी तरह घूम रही थी। कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सी एनर्जी की कितनी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, बट सब ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हिट को, और यहाँ पर जो हिट है उसका मुकाबला होता है एंड्रॉयड 17 से। एंड्रॉयड 17 इस पॉइंट पर अपनी उंगली को आगे करते हुए कहता है, तो चलो आखिर दिखाओ कि तुमने क्या अचीव किया है। हिट एंड्रॉयड 17 को पहचानने में गलती कर बैठता है और वो अपने टाइम स्किप को करता है, पर टाइम स्किप को करने के बाद भी एंड्रॉयड 17 को कुछ भी नहीं होता। कि तभी हिट रियलाइज़ करता है कि ये बंदा कोई लिविंग बीइंग है ही नहीं, मतलब कि इसके पास ऑर्गन्स है ही नहीं, कोई वीक पॉइंट है ही नहीं जहाँ से इसे ख़त्म किया जा सकता है। मे भी कोई स्विच होगा, बट हिट कुछ मिली सेकेंड्स में उस स्विच को नहीं ढूंढ सकता, और हिट के हाथ इतने भी मजबूत नहीं है कि वो यहाँ पर एंड्रॉयड 17 के उस शेल को तोड़ सके, उस मेटल को तोड़ सके। और यहाँ पर हिट रियलाइज़ करता है कि उसकी बैटल एक काफ़ी टफ ओपोनेंट से हुई है। हिट और एंड्रॉयड 17 ये दोनों बैटल कर ही रहे थे कि एकदम से वहाँ पर आ जाता है हार्मोने, और हार्मोने इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक करने लग जाता है, और इन अटैक को वो दोनों बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पाते और वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं।
इस पॉइंट पर हॉर्मोने बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर नज़र मारता है और वो देखता है कि ब्रोली ठीक उसकी ही तरफ देख रहा है। इस पॉइंट पर ब्रोली हार्मोनी की तरफ देखता है बट फिर वो उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि ये कोई बड़ी बात ना हो, और ब्रोली एकदम से केल और बाकी कंटेंडर्स की तरफ देखता है। हार्मोनी इस पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बट ब्रोली एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट करता है कि तभी हर किसी को काफ़ी ज़्यादा मैसिव एनर्जी की सेंस होती है। ये जो एनर्जी की थी ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, बट हाँ इसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम को काफ़ी बुरी तरीके से क्रैक कर रहा था। सारे ही यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स उस ऑरा की तरफ पूरी तरीके से फाइटिंग स्टांस बनाए खड़े थे। जिरेन और टोपो इन दोनों की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी और यहाँ पर जो वुल्फ वाला कैंडिडेट है वो कहता है अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम देख लेना पूरी तरीके से यूनिवर्स 7 इस बार फिर बाजी मार लेगा, और इस बारी वो हमें रिवाइव करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते क्योंकि एंड्रॉयड 17 वो एलिमिनेट हो चुका है। तो अभी सारे यूनिवर्सेस को टीम अप करना होगा यूनिवर्स 7 के खिलाफ। इस पॉइंट पर फ्रीजा इस चीज़ को सुन लेता है। उसने एक यार्ड आर्टवासी को अपनी टेल की मदद से पकड़ा हुआ था। फ्रीजा कहता है तुम लोगों को वाकई में लगता है कि तुम 11 यूनिवर्सेस मिल के भी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा इन दोनों के ही आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लीक हो रही थी और यहाँ पर हार्मोनी को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस है इन दोनों को एलिमिनेट करने का। वो अपनी 100% पावर्स के साथ पूरी तरीके से अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, और हार्मोनी ये ब्लैक फ्रीजा से भी काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अचानक से ब्रोली हार्मोनी के सामने आ जाता है और उसके पंच को अपने एक फिंगर की मदद से रोक लेता है। ब्रोली अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बावजूद वो हार्मोनी को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली कहता है तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये कहकर ब्रोली उसे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से हार्मोनी काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिर जाता है पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के एक अलग ही छोर पर। टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे कंटेंडर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो ब्रोली की वजह से शॉक नहीं हुए थे, उनका शॉक होने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि गोकू और वेजिटा इन दोनों ने ही अपने एनर्जी सुसानोस को एक्टिवेट कर लिया है। वेजिटा का सुसानो ये काफ़ी हद तक किसी ओजारू की तरह लगता है बट गोकू का सुसानो उसकी ही तरह लगता है। अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन दोनों एनर्जी से बने हुए सुसानो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सारे यूनिवर्सेस की तरफ बढ़ रहे थे। गोकू और वेजिटा ये दोनों काफ़ी सारे एनिमीज़ को पूरी तरीके से नॉकडाउन कर देते हैं और काफ़ी सारों को तो एलिमिनेट ही कर देते हैं, और इस पॉइंट पर काफ़ी सारे यूनिवर्सेस इरेज हो रहे थे। पीरस इस पॉइंट पर स्माइल करता है और कहता है तुम सबको वाकई में लग रहा था कि तुम यूनिवर्स 7 को हरा सकते हो अपने एक दो वॉरियर्स के साथ। अगर मैं अपने यूनिवर्स के वीकेस्ट कंटेंडर की भी बात कर लूँ तो वो तुम्हारे यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट को अकेले हराने का दम रखता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रीजा को और उसके सामने हार्मोनी था। फ्रीजा ने अपने एक कंटेंडर को एलिमिनेट कर दिया है और उसके सामने हार्मोनी एक ऐसा कैंडिडेट है जो फ्रीजा से फाइट करने के लिए वर्दी है। इस पॉइंट पर फ्रीजा एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और हार्मोनी फ्रीजा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फ्रीजा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था। फ्रीजा कहता है तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो चलो आखिर मैं तुम्हें दिखा दूं कि मैं कौन हूँ। झुको मेरे सामने, मैं हूँ एम्परर फ्रीजा। इस पॉइंट पर जो हार्मोनी है वो कहता है तो वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा। ये कहकर जो हार्मोनी है वो फ्रीजा पर अटैक करता है। फ्रीजा और हार्मोनी इन दोनों की ही बीच एक कांटे की टक्कर स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनी कहता है तुम जैसे मैंने 26 देखे हैं, तुम उन्हीं में से एक हो और काफ़ी जल्द मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। इस पॉइंट पर ये दोनों ही अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर तो नहीं थे और फुल पावर के अंदर नहीं थे कि तभी हार्मोनी अपनी पावर को इंक्रीज करता है और कहता है तुम्हारा पावर लेवल ये सीरियसली पैथेटिक है, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आने के लायक ही नहीं हो। फ्रीजा भी सोच लेता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो आखिर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। फिर फ्रीजा एकदम से पावर अप करने के बाद कहता है तो चलो अब मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ कि आखिर ट्रू पावर क्या होती है।
और फ्रीज़ा अपनी ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाता है। फ्रीज़ा और हार्मोनी की बैटल ये इतनी ज़्यादा लंबी चलती है कि इस पॉइंट पर जो हार्मोनी है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद फ्रीज़ा को एलिमिनेट करने में कामयाब होता है। और जब हार्मोनी फ्रीज़ा को एलिमिनेट करता है तब उसे रियलाइजेशन होता है कि पहले 12 यूनिवर्सेस पूरी तरीके से ज़िंदा थे, पर अब इनमें से पूरे 10 यूनिवर्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब वो खुद अकेला कैंडिडेट है, मतलब अकेला वॉरियर है यूनिवर्स 11 का। जिरेन, टोपो सब गए। इसके बाद उसे एकदम से आवाज़ आती है और ये थी कोको की। कोको कहता है, तो मैंने सुना कि तुम स्ट्रांग हो। और इस पॉइंट पर कोको खुद से उसे अपनी एनर्जी देता है। वो इस पॉइंट पर कहता है, तो चलो अब एक ट्रू इवेंट को स्टार्ट करते हैं। और गोकू एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। यूनिवर्स 7 के 2 वॉरियर्स बचे हैं। गोकू ठीक उसके सामने है। ब्रोली को वो देख ही नहीं पा रहा। इस पॉइंट पर जो हार्मोन है और गोकू है ये दोनों रीजनरेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके पास एनर्जी भी लिमिटेड है, पर एकदम से इनके बॉडी पर जितने भी घाव थे वो भरने लगते हैं। और यही नहीं, इनकी पूरी की पूरी एनर्जी रिफिल हो जाती है, जैसे कि किसी बीइंग ने इन्हें अपनी एनर्जी दी हो। और इस पॉइंट पर जो हार्मोन है उसके माइंड में एकदम से आता है कि आखिर बैकग्राउंड में ये बॉस म्यूजिक क्यों बज रहा है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो एकदम से सवाल पूछता है कि ब्रोली कहाँ पर है। अगर ब्रोली इनमें इंटरफेयर करे तो ये हार्मोने को काफ़ी ज़्यादा ईजीली टेक डाउन कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ब्रोली इतनी ज़्यादा प्लानिंग कैसे कर सकता है। मतलब कि टोरामेटा पावर में अगर कोई पत्थर भी टूटा है तो वो ब्रोली का प्लान है। टोरामेटा पावर में जितने भी पावर अप्स हुए हैं ब्रोली ने सारे पावर अप्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ब्रोली सीरियसली जानता है कि आखिर कब क्या होगा। ब्रोली ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे ही वॉरियर्स को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर सारे वॉरियर्स को मैनिपुलेट करना ये कोई छोटी बात तो नहीं है, खास करके मॉर्टल्स को, जिनका नेचर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इस पॉइंट पर जो ब्रोली सोचा था, उसने जो प्लान किया था, जैसे सारी चीज़ों को अरेंज किया था, ये कहीं से भी एक प्लानिंग नहीं लग रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट खुद शॉक थे कि आखिर ब्रोली इतनी सारी चीज़ों को इतनी जल्द सीख कैसे गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली टूर्नामेंट ऑफ पावर के एक एरिया में बैठा हुआ था और यहाँ पर कोई भी ब्रोली को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो पत्थरों के ठीक बीच में है। इस पॉइंट पर वहाँ पर एकदम से चीलाई पहुँच जाती है। चीलाई ब्रोली से सवाल पूछती है कि आखिर तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, तुमने तो ये सब पहले ही प्लान कर रखा था। ब्रोली इस पॉइंट पर एकदम से कहता है, नो डाउट मैंने चीज़ों को प्लान कर रखा था, पर जो हार्मोने और गोकू की लड़ाई थी मैंने उसे बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। हार्मोने की जगह पर एक दूसरा कैंडिडेट आने वाला था और मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये एकदम से कैसे आ गया। इसे मैनिपुलेट करना ये सीरियसली हद से ज़्यादा मुश्किल है। इसने मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ने का ठेका ले रखा था। चीलाई एकदम से पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो सवाल पूछती है कि अगर गोकू और उसकी बैटल होती है, हार्मोने की बैटल होती है, तो कौन जीतेगा। ब्रोली इस पॉइंट पर कह देता है कि गोकू का हार्मोने के सामने कोई चांस ही नहीं है। हार्मोने इसकी बैक स्टोरी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जीरेन उसके सामने सीरियसली बच्चा है और गोकू ने हाल ही में जीरेन को सरपास किया है, बट इन लोगों के बीच में पावर का जो गैप है वो कम करने का एक तरीका है। पर मुझे नहीं लगता कि गोकू उस चीज़ को कर सकेगा, और वो ये है कि गोकू को कुछ टाइम के लिए म्यूटेंट बनना पड़ेगा, जैसे कि मैं हूँ। जितनी मैं बैटल करता हूँ मैं उतना स्ट्रांग बनता हूँ। अगर गोकू के पास ये स्ट्रेंथ लग जाती है तो वो इस बैटल को जीत जाएगा, वरना गोकू 101% हारेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू इस पॉइंट पर अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर पूरी तरीके से अटैक कर रहा था हार्मोने के ऊपर, और अब गोकू के पास उसकी पूरी एनर्जी है। मतलब कि वो अब होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करेगा हार्मोने के खिलाफ, क्योंकि हार्मोने के पास भी इस पॉइंट पर फुल एनर्जी है, तो वो भी होल्ड बैक नहीं करता। वो गोकू की स्पीड से यहाँ पर थोड़ा सा परेशान देखने को मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ हार्मोने गोकू से डोमिनेट कर रहा था। इस पॉइंट पर यूनिवर्स 7 के सुप्रीम का ये पूरी तरीके से शॉक होते हैं। वो कहते हैं, क्या
वो गोकू से डोमिनेट कर रहा है कि यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय कहता है, शिन तुम क्या अंधे हो गए हो, तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पर हार्मोने सन गोकू से डोमिनेट कर रहा है। यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 इन दोनों के ही सुप्रीम काइस आपस में ही आर्ग्यू कर रहे थे। सारे ही एंजल्स काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे कि क्या अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर कोई लेवल हो सकता है और क्या गोकू इसे जीतेगा। लास्ट टाइम गोकू ने जो किया था वो अनबिलीवेबल था। पीरस अपने सर को ज़रा अलग साइड कर देता है और मैच देखने लगता है। फिर गोकू एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर ही पावर अप करने लग जाता है, अपने कायोकेन को तक मिक्स कर देता है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता कि तभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है कि गोकू एकदम से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके पास सुपर सैयन 3 की तरह होते हैं और यहाँ पर हार्मोने और गोकू के बीच जितना पावर गैप था वो सब फिल तो होता ही है और उसके ऊपर से गोकू हल्का ऊपर निकल जाता है। मतलब कि अब गोकू इस बैटल में डोमिनेट कर रहा था और उसकी स्पीड ये भी इंक्रीज हो गई है। पहले गोकू की स्पीड हार्मोने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट अब हार्मोने उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। इस पॉइंट पर यूनिवर्स 11 के मेंबर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। बेलमॉथ कहता है, एक मिनट, ये हुआ क्या? क्या उसने अल्ट्रा इंस्टेंट के एक अलग लेवल को अचीव कर लिया है? इस पॉइंट पर कुसु कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है। पॉइंट पर जो वीस है वो यहाँ पर वेडॉफ से कहता है, तुम जानती हो जब भी सन गोकू डोमिनेट करता है तब ये चीज़ उसके अपोनेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होती है, क्योंकि गोकू ये बैटल करते समय एक लेजेंड बीस्ट बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू को। गोकू एकदम से सारे ही कैडेट्स की तरफ देखता है और फिर वो हार्मोनी की तरफ देखकर कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब एहसास है। मैं अपने माइंड से सोच सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशंस को दर्शा सकता हूँ, बट इन सब के अंदर अजीब चीज़ ये है कि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ कर रहा हूँ। ये अल्ट्रा इंस्टेंट में होता ही नहीं है, आखिर ये क्या है? हार्मोनी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गोकू इस पॉइंट पर उसे डॉच नहीं करता, बल्कि उसके पंच को अपनी एक फिंगर से ब्लॉक करता है। और यहाँ पर हार्मोनी पूरी तरीके से शॉक था कि तभी गोकू एकदम से हार्मोनी के ऊपर एक फाइनल अटैक करके उसे एलिमिनेट कर देता है। हार्मोनी को एलिमिनेट करना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, बट गोकू और उसके बीच पावर्स का इतना बड़ा गैप एकदम से आ जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के इस पॉइंट पर सारे ही यूनिवर्सेस एलिमिनेट हो गए हैं। एक यूनिवर्स को छोड़ के सुपर शेंड्रॉन को समन किया जाता है और विश मांगी जाती है। ग्रैंड प्रिंस गोकू की विश मांगते हैं कि सारे यूनिवर्सेस को रिवाइव कर दिया जाए और हम देखते हैं बुल्मा और चीला ये दोनों बात कर रही थी। यहाँ पर जो बुल्मा है वो सवाल पूछती है, इसका ये मतलब है कि ब्रोली ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हर किसी को मैनिपुलेट किया था, पर कैसे? और चीला इसका रिप्लाई करती है, वो कहती है कि ब्रोली ने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के माइंड को कंट्रोल किया और उन्हें कंट्रोल करने के बाद उनके डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। उनके माइंड को कंट्रोल करने के बाद, उनके डिसीजंस को चेंज करने के बाद, कुछ मॉडल्स को मैनिपुलेट करने के बाद उनके एंजल्स को तक मैनिपुलेट किया गया। उसने सबसे पहले मैनिपुलेट किया था मार्करेटा को, और मार्करेटा को मैनिपुलेट करने के बाद जब उसने बाकी एंजल्स के ऊपर ध्यान दिया तभी मार्करेटा ने यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। बुल्मा कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने यूनिवर्स 7 को मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि यूनिवर्स 7 के कैरेक्टर्स मैनिपुलेट हो ही नहीं सकते। पिकलो, वीज, बीरस, वेजेटा, गोकू ये सब मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इतने जल्दी इसका शिकार नहीं होंगे। चिरा इस पॉइंट पर कहती है, तुमने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि वेजेटा पहले प्राइड की काफ़ी सारी बातें करता था और वो हमेशा से गोकू को सरपास करना चाहता था, और अब उसके इंटेलिजेंस पूरी तरीके से चेंज हो गए। उसने इस पॉइंट पर फ्रीजा को भी कुछ भी नहीं कहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। आखिर ऐसा क्यों? उसने फ्रीजा से कोई भी कन्वर्सेशन किया ही नहीं इस बारी। अब बुल्मा एकदम से सोचने लगती है। वो इस पॉइंट पर सोच रही थी कि आखिर वीज एकदम से इतनी ट्रेनिंग क्यों करा रहा था गोकू वेजिटा को, तो मे बी वीज को यहाँ पर मैनिपुलेट किया होगा और फिर वीज ने काफ़ी सारी चीज़ें बीरस से छुपाई है, तो फिर चांसेस काफ़ी आए हैं कि वीज को मैनिपुलेट किया हो। और साथ ही में वेजिटा का पूरा नेचर ही बदल चुका है। वो पहले काफ़ी ज़्यादा बातें करता था उसके प्राइड के बारे में, सैयन रेस के बारे में, पर उसने ये सब बोलना जैसे बंद ही कर दिया है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। फिर वेडॉस कहती है, एनीवे अब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ग्रैंड प्रिंस ने ब्रोली को ये सब करने के लिए कहा था, वो देखना चाहते थे कि ब्रोली ने कितना सीखा है।
और ब्रोली ने इनफ चीज़ों को सीख लिया है, तो अब ब्रोली काफ़ी जल्द उसकी मिशन पर चले जाएगा। बस मुझे बुरा लगता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। फिर से इन शिफ्ट होता है और हम एक आवाज़ सुनते हैं। इस पॉइंट पर यह आवाज़ कहती है, तो मिस्टर ब्रोली, अब तुम तुम्हारे मिशन के लिए जा सकते हो। तुम्हारा मिशन ये थोड़ा सा आसान है। तुम्हें यहाँ से सबसे पहले बाहर जाना है। तुम एक ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ओमनी किंग, कोई एंजल, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर, हम में से कोई भी उस लोकेशन पर नहीं जा सकता और कोई मॉडल, कोई गॉड नहीं जा सकता। बस तुम जा पाओगे क्योंकि तुम एक अलग स्पीशीज़ हो, और ना केवल एक अलग स्पीशीज़ हो, तुम्हारे पास कोई टाइटल नहीं है। यहाँ से बाहर जाते ही तुम्हें कुछ डीमंस मिलेंगे। तुम्हें सबसे पहले उन डीमंस को ख़त्म करना है और फिर तुम्हें पता लगाना है कि आखिर उस सील को ब्रेक करने वाली जो की है वो तुम्हें कहाँ मिलेगी, और तुम्हें उस की को लाकर इस सील के सामने उसकी जान लेनी है, और इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को लेकर एक क्रैक के पास लेकर आ जाते हैं। ये जो क्रैक है वो डायमेंशन में पड़ा हुआ था, और अगर इस क्रैक के अंदर से ब्रोली जाता है तो फिर ब्रोली आसानी से बाहर निकल सकता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट या फिर ज़ेनोसामा ये इस क्रैक के बाहर जा ही नहीं सकते। जैसे ही ब्रोली उस डायमेंशन के बाहर आता है तब वो सबसे पहले देखता है एक डीमन को। वो डीमन जैसे ही ब्रोली को देखता है वो एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। वो कहता है, आखिर तुम हो कौन? ब्रोली इस पॉइंट पर पूरी तरीके से साइलेंट होता है। वो सवाल करता है, क्या तुम की हो? कि तभी वहाँ पर दूसरा डीमन आता है और वो कहता है, तुम आखिर देख क्या रहे हो? ये की के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये मैं भी उस सील्ड एरिया से आया है, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और यहाँ पर दो डीमंस ब्रोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर ब्रोली फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली और पोलाइटली सवाल करता है कि तुम में से की कौन है, बट ये लोग इस पॉइंट पर ब्रोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रोली इनके अटैक्स को डॉज करने के बाद भी यही सवाल करता है, और काफ़ी ज़्यादा काइंडली वो ये सवाल कर रहा था कि तभी उनमें से एक डीमन एक ऐसा अटैक सीधा ब्रोली के ऊपर कर देता है, जिस अटैक को ब्रोली तो डॉज कर लेता है, बट वो जो अपने फ्रेंड का एक ईयर पहनता है, बाका एक ईयर पहनता है, वो हल्का सा 1% डैमेज हो जाता है उस अटैक की वजह से। और इस चीज़ से ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इस पॉइंट पर एकदम से अपने मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरी काइंडनेस को मेरी कमज़ोरी समझ रहे थे, तो मैं तुम्हें अपना इविल साइड दिखा ही देता हूँ। ये कहते ही ब्रोली जैसे अपनी सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म करता है, और वो इस पॉइंट पर गुस्से से चीख रहा था। वो कहता है, तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो चीज़ें तुम करते हो उसका रिएक्शन कितना भयंकर हो सकता है। और फिर एकदम से जो ग्रैंड प्रीस्ट थे वो उस सील के पास खड़े थे कि उन्हें ब्रोली की एनर्जी की सेंस होने लग जाती है, और ये एनर्जी की सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी। अब यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट रियलाइज़ कर चुके हैं कि ब्रोली बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, या फिर हर किसी को काफ़ी बुरा पनिश करेगा। ये जो आवाज़ था इसका हल्का इम्पैक्ट यहाँ पर पुलमा सुन पाती है अपने रूम के अंदर, और उसके साथ चिल्लाई भी थी। चिल्लाई इस आवाज़ को हल्का सुन पाती है और कहती है, ये आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी है। पुलमा कहती है, चलो बाहर जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या। पिकोलो जब इस आवाज़ को सुनता है तब वो एकदम से समझ जाता है कि ये आवाज़ ब्रोली की है, और वो इस पॉइंट पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा करता नहीं। इस पॉइंट पर जो वीस है और पीरस है वो दोनों एकदम से वीस के स्टाफ में देखने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ यूनिवर्स 7 से ही आ रही है, पर यूनिवर्स 7 के हर एक एरिया को ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे देखकर वो ये कह सके कि ये यूनिवर्स 7 में हो रहा है। और बाकी एंजल भी ये चीज़ कर रहे थे, पर उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। ब्रोली की वजह से डायमेंशन में अब और भी ज़्यादा दरारें आने लगती है, और इस पॉइंट पर जो पीरस है या फिर ग्रैंड प्रीस्ट है, कोई भी गॉड इसके बाहर नहीं जा सकता इतनी दरारों के आने के बाद भी। ब्रोली ने देखते ही देखते सारे डीमंस को, सारे ही वार्डन्स को जान से मार दिया था, और अब उसे कोई नहीं बता सकता था कि आखिर वो की है क्या और आखिर वो उसे कहाँ मिलेगी। इस पॉइंट पर यहाँ पर ब्रोली ने सारे वार्डन्स को, सारे ही डीमंस को
पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, जिससे कि अब यहाँ पर बस उसे एक ही एनर्जी की सेंस हो रही थी कि तभी ब्रोली को यहाँ पर एक कैंडिडेट देखने को मिल जाती है, जिसे पूरी तरीके से बंद किया गया था। ब्रोली उसके पास जाता है और उसे सवाल पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम कोई डीमन या फिर वार्डन तो नहीं लगती। इस पॉइंट पर वो यहाँ पर बताती है कि असल में वो ही की है, और जब ब्रोली इस चीज़ को सुनता है वो कहता है, अच्छा तो तुम की हो तो जल्दी से इस सील को ओपन कर दो जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आ सके। पर इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्शन देती है। ब्रोली समझ जाता है कि उसके ठीक पीछे कोई है जो अपनी एनर्जी की को काफ़ी लंबे टाइम से कंप्रेस कर कर बैठा था, और ब्रोली के ठीक पीछे काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीइंग था। और ब्रोली उसे देखने के बाद कहता है, तो ठीक है, अब मुझे शायद से थोड़ा सा ऊपर का लेवल यूज़ करना चाहिए, मे बी सुपर सैयन 3। इन दरारों में से ग्रैंड प्रीस्ट सारी चीज़ों को झांक कर देख रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट रियलाइज करते हैं कि अब जो सील बाकी गॉड्स ने ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर लगाया है, मतलब इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर लगाया है, अब उसे ब्रेक किया जा सकता है। और ब्रोली उस बड़े बीइंग को एकदम से एक अटैक के अंदर ही ख़त्म कर देता है, और वो भी उसके बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जैसे ही ब्रोली लास्ट वार्डन को ख़त्म करता है, वैसे ही वो जो फीमेल कैरेक्टर थी, मतलब कि जो की थी, वो इस पॉइंट पर ब्रोली से कहती है, एक मिनट, मैं ये सारी चीज़ें पहले ओपन करूँ, उससे पहले क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? ब्रोली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, तो वो कहता है, ठीक है, तुम बात कर सकती हो। ब्रोली एकदम से नीचे बैठ जाता है। वो ब्रोली को बताती है कि उसके मॉम डैड ने विलेज के लिए काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया था, बट जब उसका जन्म हुआ तभी से जिसने उसकी देखभाल करने का प्रॉमिस किया था, उसने कभी उसके प्रॉमिस को निभाया ही नहीं। वो आगे बताती है कि मेरे विलेज के लोगों ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो उसकी सारी बातें सुनता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम आगे अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकती हो, तुम बस अभी गेट को ओपन कर दो। वो एक स्माइल करती है और समझ जाती है कि ब्रोली को कुछ नहीं पता। वो सील की तरफ चलने लगती है, और जब वो सील के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंचती है, वो अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस एक चीज़ ने ब्रोली को काफ़ी बड़ा ट्रॉमा दे दिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ब्रोली को अपना मानकर उससे बात कर रही थी, और ब्रोली को आधा समय भी नहीं हुआ था। ब्रोली को ये पता ही नहीं था कि एक ज़िंदा चीज़ है, मतलब उसे ये पता था कि एक ज़िंदा चीज़ है, पर उसे मारना पड़ेगा ये ब्रोली को नहीं पता था। अगर ब्रोली को ये पता होता तो वो कभी आता ही नहीं, वो खुद की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू और ग्रेनोला को। ये दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे, और इनके खिलाफ यहाँ पर वेजिटा और गोहान थे कि तभी गोकू के माइंड में एकदम से पेन होने लगता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, और गोकू के माइंड में एकदम से गिने आती है, और यहाँ पर गिने पूरी तरीके से रो रही थी। गिने कहती है, मैंने तुमसे कहा है बात मान लो, तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। असल में बारडॉग और गिने, इन दोनों के बीच में एक कांच लगा हुआ है, और बारडॉग उस कांच पर पंचेस कर रहा है। पंचेस करते करते उसके हाथ इस हद तक इंजर हो जाते हैं कि सीरियसली उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है हाथों की, साथ ही में अब मांसपेशियां फट रही है। बारडॉग उस ग्लास को नहीं तोड़ सकता, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। गिने एकदम से रोते रोते कहती है, बारडॉग तुम काफ़ी बड़े गधे हो, तुम मेरी बातों को कब मानना स्टार्ट करोगे?